दोस्तों नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है दोस्तों। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के जी ने जीवन में क्या कुछ खास किया है दोस्तों। तो जीवनी के सेशन में एक बार फिर से आपकी मुलाकात हो रही है और जानते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के जी का जीवन परिचय दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं वासुदेव बलवंत फड़के। सरकार के खिलाफ सशस्त्र बगावत हेतु संगठन खड़ा करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सिरढोले गांव में हुआ था दोस्तों। वे अत्यंत तेजस्वी व बलिष्ठ शरीर के व्यक्ति थे दोस्तों। कल्याण और पूना में उनकी शिक्षा संपन्न हुई। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने 1857 की विफल क्रांति के कारणों को समझ लिया था दोस्तों। क्रांतिकारी भावनाओं की सुगबुगाहट तब उनमें हो चुकी थी। दोस्तों सरकारी कर्मचारी रहे। शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात फड़के ने ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे व सेना के वित्तीय विभाग पूना में नौकरी की। अन्य लिपिकों की भांति उनका भी वेतन कम था। तमाम राजभक्त कर्मचारियों की तरह वे बेहद वफादारी और मेहनत से कार्य करते थे। इसके उपरांत भी उन्हें भारतीय सरकारी कर्मचारियों की भांति उनसे भी पशुतुल्य व्यवहार किया जाता था दोस्तों। तथापि वह अक्सर कार्यालय के वक्त के बाद भी बैठकर कार्य करते थे, किंतु उस दिन वह चाहते थे कि किसी प्रकार कार्य पूरा करके समय पर कार्यालय से निकल जाएं। जो फाइलें साहब के समक्ष पेश करनी थी उन्हें तैयार करके वह साहब के पास ले जाने वाले थे कि उसी वक्त उन्हें तार मिला, माँ बीमार है, देखना तो तत्काल पहुंचो। दोस्तों माँ बीमार है, देखना हो तो तत्काल पहुंचो, नहीं तो चली जाएंगी दुनिया से। वह फाइलें लेकर साहब के कक्ष में गए। जब साहब फाइलें निपटा चुके थे तब उन्होंने अपना अवकाश का प्रार्थना पत्र सामने रख दिया। यह क्या है? साहब ने कड़क कर पूछा। माँ बीमार है श्रीमान, 3-4 दिन का अवकाश चाहिए, फड़के ने विनम्रता पूर्वक कहा। अवकाश? तुम जाकर क्या करोगे? तुम क्या डॉक्टर हो? डॉक्टर तो नहीं हूँ श्रीमान, किंतु यदि माँ को कुछ हो गया तो उसके अंतिम दर्शन तो कर ही सकूंगा, वह भी मुझसे मिलने को व्याकुल होगी। दोस्तों मरना जीना ईश्वर के अधीन है, न तुम कुछ कर सकते हो न कोई अन्य अवकाश तो इस वक्त नहीं मिल सकता। पहले से ही कर्मचारी कम है, कहकर साहब ने आवेदन लौटा दिया। किंतु श्रीमान मुझे छुट्टी अवश्य चाहिए, फड़के ने दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया। माँ से इतना प्रेम है तो इस्तीफा दे दो। माँ से प्यार और सरकारी सेवा साथ साथ नहीं चल सकती, साहब ने धमकाते हुए लहजे में कहा। दोस्तों अब आती है त्यागपत्र की बारी। लेकिन गोरे अंग्रेज को अभी चमकृत होना शेष था। उसे अपने अनुसार पर शर्मिंदा होना बाकी था। फड़के फाइलें लेकर गए और कुछ ही देर में साहब के कक्ष में पुनः लौटे। जाहिर है कि वह अपना त्याग पत्र लिख कर लाए थे। इससे स्वीकृत होने तक का भी समय मेरे पास नहीं है। फिर फड़के ने ठोस स्वर में कहा, मैं इसी समय अपने घर जा रहा हूँ। त्याग पत्र स्वीकार है, साहब ने जवाब दे दिया। माँ की सेवा। दोस्तों फड़के के सारे बदन में अग्नि धधक उठी। खाक है ऐसी नौकरी पर जिसमें माँ के रुग्ना होने पर भी अवकाश नहीं मिलता। उसी रात्रि वह घर के लिए प्रस्थान कर गए। माँ बेहद बीमार थी। वह इतनी बीमार थी कि यदि वह वक्त पर न पहुंचते तो उन्हें जीवन भर पछतावा बना रहता। अब यही संतोष था कि माँ के अंतिम समय में उसकी कुछ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अंग्रेजी शासन का विरोध। माँ की अंत्येष्टि के पश्चात गांव उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया। नौकरी के विचार भी जेहन से बाहर कर दिया। अब वह दिन रात एक ही बात सोचते थे कि क्या किया जाए ऐसा जिससे यह दुष्ट फिरंगी हुकूमत तब्दील की जा सके। अंग्रेजों की हुकूमत का नाश किस प्रकार किया जाए। जाहिर था कि अंग्रेजों के प्रति उसके हृदय में काफी रोष था। दोस्तों अपना दल बनाया। दोस्तों विचार करते हुए उन्हें शिवाजी का स्मरण हुआ। इसी पावन धारा पर उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे। मुगल साम्राज्य के उस वक्त अंग्रेज शासन से
भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था दोस्तों। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें शिवाजी के पदचिन्हों पर चलना है। इस प्रकार वह बगावत पर उतर आए। उन्होंने दौलत राम रामोसी और गोविंद राव दावरे को अपना साथी बनाया। अपने जाति बंधुओं में उनका व्यापक असर था। कुछ ही वक्त लगा और उन्होंने एक शक्तिशाली दल की स्थापना कर ली दोस्तों इस दल को बाद में छोटी सी सेना का रूप दिया गया। लोगों को शस्त्र चलाने का और मिलकर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। लोगों के पद निर्धारित किए गए और उन्हें राष्ट्रहित में दिलेरी के साथ कार्य करने का महत्व भी बताया गया दोस्तों। हथियारों की लूट। दल की स्थापना के पश्चात जब प्रशिक्षण कार्य समाप्त कर दिया गया तो सरकारी शस्त्रागार से हथियार लूट लिए गए दोस्तों। फिर उन शस्त्रों के दम पर धनवान लोगों को लूटा गया और उन डाकों से प्राप्त धन का उपयोग और ज्यादा शस्त्र खरीदने में किया गया दोस्तों। दल ने गरीब लोगों को धन देकर उसे समर्थन पाने की नीति अपनाई। गरीब लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते थे और उनके कारगर सहयोगी बन जाते थे। थोड़े ही दिनों में वे गरीबों के लिए रहमदिल और धनवानों के लिए खौफनाक लुटेरे बन गए दोस्तों। इस प्रकार एक डाकू के रूप में उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने दल को भी शक्तिशाली बनने का कार्य किया। उद्देश्य एक ही था, फिरंगियों का सामना करना। दल हुआ मजबूत दोस्तों किस तरह से। दोस्तों गुजरते समय के साथ उनकी ख्याति फैली तो दल भी अधिक मजबूत होता चला गया। दल के पास लोग मदद मांगने आते तो कुछ लोग दल में भर्ती होकर फरके के साथ देश के लिए कार्य करना चाहते थे। दल में लोगों की संख्या बढ़ी तो दल की जरूरतों का आकार भी बढ़ गया। शस्त्र अधिक चाहिए थे और दल के कार्यकर्ताओं का भरण पोषण भी आवश्यक था। सरकारी खजाने व रईसों को लूटकर धन की व्यवस्था की गई दोस्तों उनके द्वारा रईसों के यहाँ डाका डालने के बाद लूट की रकम एक रसीद दी जाती थी जिस पर लिखा होता था स्वराज स्थापित होने के बाद लूट की रकम लौटा दी जाएगी। गोदाम लूटे गए। फरके का उद्देश्य स्वयं के लिए सुख सुविधाएं जुटाना नहीं था बल्कि जैसे भी हो अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना था दोस्तों। उन्हीं दिनों सन 1876-77 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया दोस्तों। वर्षा न होने से फसलें सूख गई। गरीबों को भूखमरी का शिकार होना पड़ा। तब फरके ने रईस अंग्रेजों के गोदामों को लूटकर उसमें भरा अन्य गरीबों में बांट दिया दोस्तों। जो अन्य छोटे शहरों में बड़े बंगले बनकर शान से रहते थे वे खौफजदा होकर पुनः पहुंचने लगे जहां ज्यादा सुरक्षा थी दोस्तों। फरके ने महाराष्ट्र के 7 जिलों में जिसमें सतारा भी एक था अपना शासन जैसा दबदबा स्थापित कर लिया। उन्होंने जेलों में बंद कैदियों को छुड़ाकर देशभक्त फौजी जैसा बना दिया था। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रहित में कैदियों को मौका दिया ताकि वे देश की सेवा कर अपने पापों से मुक्त हो सके दोस्तों। इनाम का बदला इनाम। अंततः अंग्रेजी हुकूमत जागी। मुंबई के राज्यपाल ने ऐलान किया कि जो शख्स फरके को जिंदा या मृत लाएगा उसे 4000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके कुछ ही दिन के पश्चात फरके ने ऐलान किया कि जो कोई भी शख्स मुंबई के राज्यपाल का कटा हुआ सिर लाकर मुझे देगा उसे 5000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। फरके का छोटा सा दल आर पार की लड़ाई में अंग्रेजी फौज का सामना करने में सक्षम नहीं थी। उसकी ताकत हमला करने के पश्चात तुरंत भागकर बिखर जाने जैसी जितनी ही थी। एक दफा जब उसका दल तितर बितर होकर भाग रहा था तब उन्हें ज्वार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। बेबस होकर वह मंदिर की तरफ जा लेटे। सूचना पाकर गोरी सेना वहां पहुंच गई। वहां फरके को गिरफ्तार कर लिया। 20 जुलाई 1879 को इस प्रकार वह पहली बार गिरफ्तार किए गए दोस्तों अदन की जेल से फरार। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई दोस्तों। उन्हें विदेश में अदन की जेल में रखा गया। यह माना गया कि अदन की जेल उसके लिए अभेद होगी किंतु फरके उसमें से निकल भागे, लेकिन वहाँ की भाषा से वे वाकिफ नहीं थे। इस कारण स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय उनके बारे में सुराग दे दिया था और वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए दोस्तों। दुखद मृत्यु।
यह मृत्यु इस कारण दुखद थी कि देश की आज़ादी का ख्वाब देखने वाले क्रांतिकारी की मृत्यु अदन विदेश में हुई थी दोस्तों। जेल में उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी गई थी, इस कारण उन्हें क्षय रोग भी हो गया था। 17 फरवरी 1883 को देश की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले उस महान क्रांतिकारी ने जीवन की अंतिम सांस ली दोस्तों। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उनमें उनका नाम भी शरीक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था वासुदेव बलवंत फड़के जी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? आप जो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और अगर थोड़ी सी मेहरबानी होगी तो दोस्तों 2-4 लोगों के पास आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तब तक आप बहुत अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।